मैं हूं डॉक्टर संदीप गुप्ता। हेल्थ टिप्स नामक चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे विनती करूंगा कि इस मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। ये वीडियो मैं पहले बनाना चाहता था पर टाइम नहीं मिला। ये इसमें कुछ ऐसे प्रश्नों के जवाब हैं जिसको पेशेंट डॉक्टर से, पैरामेडिकल स्टाफ से पूछना चाहता है, पर वो लोग आजकल इतने स्ट्रेस में हैं, अपनी क्षमता से करीब 8-10 गुना पेशेंट ज़्यादा देख रहे हैं और ऊपर से उनको लगता है कि उनको खुद कोविड-19 ना हो जाए। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें और अपने रिश्तेदारों दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, ये मेरी विनती है। अब सबसे हम पहले बात करेंगे डे 1 फीवर के बारे में। आजकल अगर कोई भी फीवर होता है, चाहे वो बाद में यूटीआई निकले, चाहे टीबी निकले, चाहे कैंसर की वजह से निकले, चाहे टाइफाइड की वजह से निकले, चाहे मलेरिया की वजह से निकले, पहले दिन का फीवर आज के समय में जब इतना कोविड-19 फैला हुआ तो हम ये मान के चलेंगे कि कोविड-19 है। ये आप कुछ लोग कहते हैं कि साहब मेरे को ठंडा पानी पी लिया था उससे फीवर हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि हम बाहर से आए थे, हमने एसी चला लिया उस वजह से फीवर हुआ। तो चाहे किसी भी वजह से फीवर हुआ हो, आपको ये मान के चलना है कि ये कोविड-19 हो सकता है। तो तुरंत होम आइसोलेशन में चले जाएं ताकि आपके फैमिली मेम्बर्स बच जाएं। ये स्ट्रेन जो है बहुत ही इन्फेक्टिव है, एक से दूसरे को बहुत तेज़ी से फैलता है, पूरी की पूरी फैमिलीज़ इन्फेक्ट हो जाती हैं। तो पहले आपको अपनी फैमिली को इन्फेक्ट होने से बचाना है। तो डे 1 फीवर में आपको, कोई भी फीवर हो, आपको जब तक डायग्नोसिस ना हो जाए, जब तक आपको आपका डॉक्टर ये ना कर दे कि आपको कोविड-19 नहीं है, तो आप आइसोलेशन में चले जाएं। अब नंबर 2 पे चीज़ आती है। कुछ लोग कहते हैं कि साहब मैंने पूछा किसी पेशेंट से तो उनको निमोनिया था, 7 दिन से फीवर हो गया था, एक्सरे में कराया तो निमोनिया था। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके घर में किसी और को फीवर हुआ? हाँ हुआ था साहब, वो बेटे को थोड़ा सा वो कोल्ड ड्रिंक पी ली थी, उसके बाद फीवर हल्का सा आया था, 1 दिन में ठीक हो गया। तो कोरोना वायरस इन्फेक्शन अगर होता है या कोविड-19 अगर आपके घर में होता है या कहीं भी होता है, तो उसके ज़रूरी नहीं है कि फीचर्स एक जैसे ही हों। इस पर भी मैं वीडियो मैंने बनाया हुआ, क्योंकि इस समय कॉम्पैक्ट वीडियो ज़रूरी है ताकि एक ही वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिल जाए। तो मैं बताऊंगा कि एक ही फैमिली में डिफरेंट लोगों को डिफरेंट प्रेजेंटेशन हो सकते हैं। एक आदमी को हो सकता है हल्का सा जुकाम हो, एक बार फीवर आए, कैलपॉल खा लिया और ठीक हो जाए। दूसरे को 2-3 दिन तक फीवर रह सकता है। तीसरे को लूज मोशन वॉमिटिंग्स हो सकती हैं। चौथे को पेट में दर्द हो सकता है। पाँचवें में हेडेक रह सकता है। छठे को 5-6 दिन तक फीवर रह सकता है और वो ठीक हो जाए। और सातवें को ये भी हो सकता है कि उसको निमोनिया हो जाए और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ जाए, ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो जाए। तो अगर आपको फीवर हुआ है हल्का सा भी और उसको कोल्ड ड्रिंक की वजह से चाहे किसी वजह से हुआ है, तो आपको होम आइसोलेशन में जाना है जब तक आप अपना RT-PCR या एंटीजन टेस्ट नहीं करा लेते। तो आपको तब तक इसको मान के चलना है कि ये कोविड-19 है। डिफरेंट प्रेजेंटेशन हो सकते हैं, लूज मोशंस, वॉमिटिंग, सब कुछ हो सकता है। तो ये नहीं है कि अगर मेरे को फीवर आया है, चाहे फीवर के साथ में कोई भी सिम्टम्स हो, आपको उसे कोविड-19 ही मान के चलना है। ध्यान रखना ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आपका डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ आपसे पूछे कि आपके फीवर को कितने दिन हुए हैं, तो इस दिन को काउंट जब करेंगे वो जब फीवर जब से स्टार्ट हुआ है, ना कि आपका पॉजिटिव जिस दिन से आया है। क्योंकि जो कोरोना वायरस इन्फेक्शन या कोविड-19 के जो दिनों की बहुत इम्पोर्टेंस है। जैसे 5वें दिन तक अगर फीवर रहता है तो वो वायरीमिया की वजह से होता है, मतलब ब्लड में वायरस की वजह से होता है। फिर उसके बाद जो केमिकल सिक्रीट होते हैं, जिसे हम कहते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म, वो आता है। जब वो केमिकल सिक्रीट होते हैं तो लंग्स में निमोनिया होता है। तो अगर 5th डे के बाद अगर फीवर आता है तो हम उसके बारे में सोचेंगे। तो जब भी डॉक्टर को बताएंगे, नंबर ऑफ़ डेज़ ज़रूर काउंट करके बताएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। उससे डॉक्टर को आसानी होती है कि इस समय क्या हो सकता है, क्या टेस्ट कराने हैं, क्या करना चाहिए। नंबर 4 पर आपको कुछ घर पर कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्या क्या चेक करना है? एक तो आपको चेक करना है रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट कैसे देखेंगे? आप
पेट पर अपना हाथ रख लेंगे, ये चेस्ट है, ये पेट पर हाथ रख लेंगे और जब आप सांस लेते हैं तो उसको काउंट करेंगे कितनी हो गई। नॉर्मल ये 18 तक रहती है। अगर 18 से 24 तक रहता है तो ये माइल्ड केस माना जाता है, 24 से ऊपर 23 तक मॉडरेट केस में मानते हैं और 30 से ऊपर सीवियर केस में। तो पहली चीज़ रेस्पिरेटरी रेट, जिसके लिए किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होती, तो आपको रेस्पिरेटरी रेट नापना बहुत ज़रूरी है। अब एक छोटा सा यंत्र होता है जिसे हम कहते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर की अवेलेबिलिटी अब थोड़ी सी कम हो रही है, तो पल्स ऑक्सीमीटर आपको होना बहुत ज़रूरी है। पल्स ऑक्सीमीटर से दो चीज़ों के बारे में पता चलता है, एक तो पता चलता है आपका हार्ट रेट कितना है और दूसरा पता चलता है ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना है। तो ये ध्यान रखें कि ऑक्सीजन सेचुरेशन नापने में कई बार ऐसा होता है कि सेचुरेशन कम आ जाता है, पेशेंट अब एकदम हड़बड़ा जाता है। तो उसके लिए कई चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो कोशिश ये करें कि पहले पल्स ऑक्सीमीटर को प्रयोग करने से पहले उसको देख लें कि वो ठीक है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर उंगली में एक धागा सा बांध लेना है या रबड़ बैंड कस के बांध देना है। उससे बांधने से पहले ऑक्सीजन देखनी है, उसके बांधने के बाद अगर ऑक्सीजन कम हो रही है उसके बांधने के बाद, तो इसका मतलब वो पल्स ऑक्सीमीटर ठीक है, क्योंकि कई पल्स ऑक्सीमीटर एक ही रीडिंग दिखाते रहते हैं। तो अगर कम इसको बांधने पर कम हो रही है तो इसका मतलब ब्लड सर्कुलेशन कम हो रही है, ऑक्सीजन कम हो रही है। तो पहले ये चेक कर लें और ये देख लें कि अगर आपकी उंगली गीली है या किसी वजह से आप घबराए हुए हैं तो पेरिफेरल जो आपका फ्लो है ब्लड का वो कम हो जाएगा, तो आपका ऑक्सीजन कम आएगी। तो पूरी चीज़ों का ध्यान रखने के बाद आप ऑक्सीजन देखें। अगर ऑक्सीजन कभी कम आती है और आपको लग रहा है कि ऑक्सीजन के ऐसे कोई सिम्टम नहीं है, तो वो आप थोड़ा उंगली को थोड़ा सा उसको मसल के उसके बाद उसके ऊपर पल्स ऑक्सीमीटर लगा सकते हैं। याद रखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि पेशेंट्स को रेस्टिंग पे ऑक्सीजन लेने की बजाय अगर 6 मिनट चलने के बाद ऑक्सीजन ली जाए तो हमें पहले चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा कि स्थिति खराब होने वाली है। तो रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट और ऑक्सीजन सेचुरेशन, नंबर ऑफ डेज फीवर के, तो ये 4 चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जो डॉक्टर को बतानी है आपको या व्हाट्सएप पे बतानी है जब भी आप उनसे बात कर रहे हैं तो। और 5वां चीज़ इनफैक्ट टेम्परेचर। तो जिस दिन से भी आपको फीवर स्टार्ट हुआ है तो सुबह शाम आपको टेम्परेचर, ऑक्सीजन सेचुरेशन, हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट, ये सुबह शाम नाप के लिखना है। बीच में आप नाप सकते हैं पर सुबह शाम नाप के ज़रूर लिखें, तो उससे कंपैरिजन हो जाता है। तो इन चीज़ों के बारे में आपको लिखना है। अब हम आते हैं कि इन्वेस्टिगेशन क्या कराते हैं। वैसे तो जो प्रोटोकॉल है गवर्नमेंट का वो तो बहुत लंबा चौड़ा है, उसमें बहुत इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए, पर कम से कम जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो सारे कराएं। सारे में क्या है कि आपको बेसल आपका एक्सरे होना चाहिए, एक कंप्लीट ब्लड काउंट होनी चाहिए, सीआरपी होना चाहिए इनिशियली, एलएफटी लिवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट होने चाहिए। ये सारे टेस्ट होने चाहिए पहले, दूसरे या तीसरे दिन में। और फिर जब आपका 5वां दिन आता है और फीवर ठीक नहीं होता है तो आपको सीआरपी भी कराना है, फिर आपको डी डाइमर भी कराना है और IL-6 भी कराना है। सीआरपी बताएगा इन्फ्लेमेशन कितना है, डी डाइमर बताएगा कि क्लॉटिंग के चांसेस कितने हैं और IL-6 बताएगा कि आपके साइटोकाइंस कितने निकल रहे हैं, आपको स्टेरॉयड देने हैं या नहीं देने हैं। तो ये तीनों चीज़ें आप कराएंगे। IL-6 हर पेशेंट में नहीं कराना है, ये जब सीवियर केसेस में ऑक्सीजन जहाँ कम हो रही हो या 5वें 6ठे दिन के बाद भी फीवर आ रहा हो तभी IL-6 कराना है। हर पेशेंट में रूटीनली हम लोग IL-6 नहीं कराते हैं। अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो रही है तो आप 5वें 6ठे दिन एक एक्सरे चेस्ट रिपीट करा सकते हैं। अगर उसमें कुछ नहीं आता है तो फिर HRCT सीवियर केसेस में कराना जरूरी है, जिससे पता चल जाए कि निमोनिया है क्या नहीं। याद रखिए कि कभी कभी एक्सरे में नहीं आता, ये 2 डायमेंशनल है एक्सरे, आपको बीच में जो चीज़ें होंगी वो नहीं दिखाई देंगी, पर CT स्कैन में सारा आ जाता है। पर CT स्कैन की अवेलेबिलिटी कम है, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो हर पेशेंट में हम CT स्कैन नहीं करवाते हैं। तो नंबर ऑफ़ डेज़ के हिसाब से
आपके सिम्टम्स के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से, आपके रेस्पिरेटरी रेट के हिसाब से, ऑक्सीजन सेचुरेशन के हिसाब से डॉक्टर आपको इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करेंगे। तो आपको डॉक्टर को जो चीज़ें हैं अपने घर पे जो आप नाप रहे हैं वो आपको बतानी है। इन इन्वेस्टिगेशन के नाम मैंने इसलिए कि आपको पता होना चाहिए कि ये इन्वेस्टिगेशन है, ताकि कभी कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि साहब ये बहुत इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं, क्योंकि इसका इन्वेस्टिगेशन बेस्ड ही ट्रीटमेंट है, और जो आप साइंस घर पे नोट करते हैं उस पर बेस्ड ट्रीटमेंट है सारा। और इन्वेस्टिगेशन हम लोग तभी कराते हैं जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, तब बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन इसीलिए कराए जाते हैं ताकि आगे चल के हम इन्वेस्टिगेशंस को आपस में मैच कर सकें। अब हम आते हैं माइल्ड केसेस में ट्रीटमेंट के बारे में। माइल्ड केसेस में ट्रीटमेंट क्या करना है वो आजकल सबको पता है। डॉक्सीसाइक्लिन देना है 5 दिन के लिए, या एजिथ्रोमाइसिन देना है। कुछ लोग गाइडलाइंस दोनों को रिकमेंड करती है। आइवरमेक्टिन 3 से 5 दिन तक लेना है, रात को खाने के 2 घंटे बाद। विटामिन सी देना है, विटामिन डी देना है, जिंक देना है, और फेविपिराविर दे सकते हैं। फेविपिराविर की आजकल बहुत शॉर्टेज है। आजकल किसी भी स्टडी में ये नहीं प्रूव हुआ है कि फेविपिराविर देने से कुछ डिजीज़ की सीवियरिटी कम होती है। एक आध स्टडी जो छोटी मोटी स्टडीज़ हैं उन्होंने कहा ज़रूर है, पर 100% हम पक्का नहीं कह सकते। अगर फेविपिराविर नहीं मिले तो उसको बार बार डॉक्टर को कह के तंग मत करें कि साहब ये गोली नहीं मिल रही। अगर नहीं मिल रही तो मत लीजिए। अब क्योंकि पेशेंट्स को पता है, डॉक्टर्स को पता है फेविपिराविर के बारे में, अगर हम नहीं लिखेंगे तब भी दिक्कत है। तो फेविपिराविर इतनी ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए 10 दुकानों पे घूमा जाए। तो फेविपिराविर अगर मिल जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप ना लें। अब हम आते हैं मॉडरेट से सीवियर केस में क्या दिया जाता है। मॉडरेट से सीवियर केसेस में एक तो दिया जाता है रेमडेसिविर। ये वाली दवाइयाँ तो चलती हैं। रेमडेसिविर का भी वही हाल है जो फेविपिराविर का है। रेमडेसिविर के कंट्रोल ट्रायल्स जो हुए हैं वो 100% कोई भी ये नहीं कहता कि बहुत बढ़िया है, और बस उसका ये कहना है कि हॉस्पिटलाइजेशन को कम करता है। और वो भी कुछ स्टडीज़ ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि रेमडेसिविर किसी काम की नहीं है। तो रेमडेसिविर के पीछे मत भागिए। अगर डॉक्टर ने लिख दिया है तो अगर नहीं मिलता तो उसको पीछे मारामारी मत करिए, इससे आपकी जो है काला बाजारी बढ़ती है। तो रेमडेसिविर कोई बहुत ख़ास ज़रूरी नहीं है। तो मॉडरेट से सीवियर केसेस में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स में दिक्कत यह है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता है स्टेरॉइड्स अच्छी मेडिसिन नहीं है, उसके नुकसान हैं, बिल्कुल ठीक है। पर इस केस में स्टेरॉइड्स देना बहुत ज़रूरी है मॉडरेट से सीवियर केसेस में, और बहुत हाई डोजेज में दिए जाते हैं। स्टेरॉइड इसमें लाइफ सेविंग है, तो स्टेरॉइड्स का ध्यान जरूर देना है। एक स्टेरॉइड के इनहेलर आते हैं, उसको दे सकते हैं हम 800 माइक्रोग्राम बीडी डोजेज में 2 बार दिन में। ये 5वें से 7वें दिन स्टार्ट कर सकते हैं माइल्ड से मॉडरेट केसेस में, और सीवियर केसेस में भी थोड़ा बहुत एक खांसी को और डिजीज़ की सीवियरिटी को थोड़ा। अब हम सारी चीज़ें साइंस देख रहे हैं। हमने क्या देखा? टेम्परेचर देखा, हार्ट रेट देखा, रेस्पिरेटरी रेट देखा, और ऑक्सीजन सेचुरेशन देखा। अगर रेस्पिरेटरी रेट 24 से ऊपर जा रहा है तो ये इसका मतलब मॉडरेट सीवियरिटी वाली इसमें आ गया, और अगर 30 से ऊपर जा रहा है तो आपका सीवियर वाली कैटेगरी में आ जाता है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर रेस्पिरेटरी रेट ऊपर जा रहा है तो आपको इसका मतलब बैड प्रोग्नोस्टिक साइन है, आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए तैयार रहना चाहिए। नंबर 2 पे है आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन। ऑक्सीजन सेचुरेशन 6 मिनट चलने के बाद 94 से नीचे नहीं आनी चाहिए। अगर 94 से नीचे आती है और 90 से ऊपर रहती है तो मॉडरेट सीवियरिटी में हो गया, और 90 से नीचे आती है तो ये सीवियर कैटेगरी में आ जाता है। अब टेम्परेचर अगर 5वें दिन के बाद भी हाई ग्रेड परसिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब वो साइटोकाइन स्टॉर्म की वजह से हो सकता है, जिसमें निमोनिया हो सकता है, तो इसका मतलब वो सीवियर ज़्यादा है। ये तो आपका हो गया साइंस के बारे में। बात कर लेते हैं हाई रिस्क कैटेगरी पेशेंट्स के बारे में।
जितने भी जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको हार्ट डिजीज़ है, जिनको सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़ है, जो मोटापे से शिकार हैं, किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, ये सारे जो है हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं और इनको कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम आते हैं इन्वेस्टिगेशंस के बारे में। आपको सीआरपी मैंने कहा था शुरू में कराना है। अगर सीआरपी शुरू में कराया और 5वें 6ठे दिन बहुत बढ़ जाता है तो ये इसका मतलब प्रोग्नोसिस ठीक नहीं है। अगर टेम्परेचर 6ठे 7वें दिन नहीं जाता है और IL-6 बहुत बड़ा हुआ आता है, इसका मतलब साइटोकाइन स्टॉर्म है। आपको CT भी कराना है। अगर CT भी कराना है आपको, और आपको इस समय डी डाइमर भी कराना है 5वें दिन के बाद, क्योंकि डी डाइमर जो है शुरू में नहीं बढ़ता, डी डाइमर बाद में बढ़ता है। अगर डी डाइमर बढ़ा हुआ है तो उसमें भी क्लॉटिंग का रिस्क बहुत ज़्यादा है। मैंने क्लॉटिंग के बारे में अलग से बात नहीं की थी। अगर डी डाइमर बढ़ा हुआ आता है तो हम लो मॉलिकुलर वेट एपेरिन, जिसमें एनॉक्सापेरिन रिकमेंडेड है, वो देते हैं दिन में एक बार। वेट के हिसाब से अलग अलग डोजेज दी जाती हैं और उसके बाद जब 5 से 7 दिन के बाद ओरल एंटीकोएगुलेंट्स दिए जाते हैं, खून को जमने से रोकने वाली दवाइयाँ दी जा सकती हैं। इकोस्प्रिन और जो आपका स्टैटिन्स हैं, 1-2 स्टडीज़ वो रिकमेंड करती हैं कि इकोस्प्रिन देने से डिजीज़ की सीवियरिटी या क्लॉटिंग कम होती है, पर ज़्यादातर स्टडीज़ उसको सपोर्ट नहीं करती हैं। तो आज की डेट में लो मॉलिकुलर वेट हेपेरिन और आपका ओरल एंटीकोएगुलेंट्स जैसे डेबिगेट्रान और एवरोक्साबेन। अब डिज़ीज़ की सीवियरिटी, अगर डी डाइमर बढ़ा हुआ आता है तो डिज़ीज़ सीवियर हो सकती है। IL-6 बढ़ा हुआ आता है तो सीवियर हो सकती है। CT स्कैन में निमोनिया है तो सीवियर हो सकती है। CT स्कैन में निमोनिया, अगर उसकी CT ग्रेडिंग देते हैं, अगर 0 से 5 है तो माइल्ड है, 5 से 12 है तो मॉडरेट है, और 12 से ऊपर है तो सीवियर कैटेगरी में आ गया। बारे में बात करते हैं कि इस जो कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनकी मॉनिटरिंग कैसी होती है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया है कि जैसे ही कोविड-19 डायग्नोज होता है तो उसमें आप कंप्लीट ब्लड काउंट, CRP, एक्सरे चेस्ट, LFT, KFT, ये सब, LFT KFT का मतलब है लिवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट होना चाहिए। फिर 5वें दिन के बाद आप जो है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, मतलब कितनी सीवियर डिजीज़ है, डिजीज़ का डाउनवर्ड ट्रेंड है या स्टेबल है। अगर डाउनवर्ड ट्रेंड है तो हमें मॉनिटरिंग जल्दी जल्दी करनी है। CRP, डी डाइमर और IL-6 हमें 48 आवर्स के बीच में कराना है। LFT और KFT हमें 48 से 72 घंटे के बाद कराना है। एक्सरे चेस्ट हमें हर 48 घंटे के बाद रिपीट कराना है। और कुछ केसेस में HRCT जो है, हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन भी रिपीट कराना है, और या फिर उसे रिपीट भी करा सकते हैं अगर पेशेंट का डाउनवर्ड ट्रेंड जा रहा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत आपको ज्ञान होना चाहिए। कुछ हो सकता है जल्दी जल्दी वीडियो बनाने में इसमें कुछ गलती हो गई हो तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके मेरे को मेंशन कर दीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, इस वीडियो को पूरा देखें और आसपास के लोगों को, रिश्तेदारों को ज़रूर भेजें, और बिल्कुल घर से बाहर मत निकलें जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो। मेरे इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।